So basically today we are starting IAS 33. IAS 33 in the sense अर्निंग पर शेयर। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा इन IFRS के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसके ऊपर क्वेश्चन 100% चांसेस हैं कि आने वाले। तो बिकॉज ये IAS काफ़ी लंबा है, ये 4 से 5 लेक्चर इसमें लगेंगे। सो आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको समझेंगे कि किस तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है और व्हाट इज द रीजन, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं। IAS 33 अर्निंग पर शेयर। सो IAS 33 अर्निंग पर शेयर बात करता है कि अगर जो टोटल अर्निंग की जाती है उसमें एक शेयर को कितना मिलना चाहिए, एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग है। तो बेसिकली अर्निंग पर शेयर दो प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर BEPS और एक होता है DPS। DPS का मतलब होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो यहां हम इसको लिख लेते हैं डाइल्यूटेड DEPS। तो आज का जो पूरा लेक्चर है हम बेसिक अर्निंग पर शेयर के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे और आप लोगों को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का पूरा लेक्चर समझना है। तो सबसे पहले बेसिक अर्निंग निकालना अगर आपको है, बेसिक अर्निंग पर शेयर, तो बिल्कुल पहला लेक्चर है IAS 33 का। तो आज हम बहुत बेसिक बातें करेंगे, फिर ऑफिशियली इस IFRS को और इंड एस को पढ़ के देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए एक फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, जिस फॉर्मूले का नाम है अर्निंग अवेलेबल, या कह लीजिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक। तो आज बिल्कुल लेमन टर्म में हम समझेंगे कि सबसे पहले आपको अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक को डिवाइड करना पड़ता है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला देखा सर, अब फॉर्मूले का मतलब भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक, तो कॉमन स्टॉक का मतलब होता है इक्विटी शेयर। अब वहां पर एक वर्ड लिखा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, तो समझिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कि जो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, मतलब हम कह लें रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस जितने भी सेल्स होती है, इनकम होती है, उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिया तो आपका आता है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को एट्रीब्यूटेबल मतलब इसमें से कितना हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर को, कॉमन शेयर को मिलने वाला है। तो देखिए नेट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कौन ले जाता है? गवर्नमेंट ले जाती है, तो वो भी हम यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट को अब इनकम टैक्स देंगे वो नेट प्रॉफिट में से माइनस करना है। और उसके बाद आपने एक और चीज माइनस करनी है, वो है प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक होता है, और इसको हम रेसिडुअल अर्निंग भी बोलते हैं। रेसिडुअल अर्निंग।
कि सबको बांटने के बाद जो बच जाए वो हमने किसको दे देना है, कॉमन स्टॉक को दे देना। अब सर कॉमन स्टॉक, इसका मतलब सर जब कभी भी आप अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन स्टॉक लेंगे सो उसमें से पहले टैक्स माइनस कर देंगे, मतलब जो अर्निंग एट्रीब्यूट है उसके लिए आप नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर देंगे, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस। अब ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद, सबको देने के बाद जो अर्निंग बच जाए उसको हमने क्या रखना है, न्यूमरेटर में रखना, और उसमें से डिवाइड कर देना वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक को। तो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वही कहलाता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल। अब अर्निंग एट्रीब्यूटेबल के साथ एक और चीज हमें डिनोमिनेटर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक। क्या करनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज कॉमन स्टॉक। तो स्टेप 2 में हम सीख रहे हैं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक। मतलब इसका पर्पस ये है कि जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारे आउटस्टैंडिंग मतलब हमने इशू करे, उसको टाइम का वेट देना। तो सर इसके लिए भी एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये लेक्चर फर्स्ट है, पूरे सीक्वेंस में टेलीग्राम चैनल में आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम चैनल पर ही वीडियोस देखते हैं मेरे और उसी के थ्रू क्लास करते हैं, तो बिल्कुल सीक्वेंस में आएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, जैसे कि आपका पहले IFRS 15 का आया था, इसी तरीके से IAS 33 का जो लेक्चर है वो सीक्वेंस में आएगा। तो पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बातें हम कर रहे हैं कि सर वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कैसे निकालें। तो एग्जांपल बनाते हैं। मान के चलिए कंपनी का जो कैलेंडर ईयर मेंटेन करती है, मतलब उसका ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर 2021 को, ये ईयर क्लोजिंग डेट है हमारी। ठीक है सर। और मान के चलिए 1 जनवरी 2021 को हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग शेयर्स थे, ये कॉमन शेयर। हमेशा ध्यान रखिए ईपीएस हमेशा कॉमन शेयर के लिए ही निकाला जाता है, कॉमन मतलब इक्विटी शेयर के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। ईपीएस कभी भी प्रेफरेंस शेयर के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ओपनिंग शेयर हमारे पास लेट से 50,000 थे, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल बना रहा हूं पहला। उसके बाद हमने क्या किया, 31 जुलाई को और नए शेयर इशू कर दिए। कितने कर दिए, लेट से 70,000 हमने कर दिए, या और हम थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 1,20,000 और इशू कर दिए। उसके बाद 31 अक्टूबर को भी हमने क्या किए हैं, शेयर इशू किए हैं, मान के चलिए 50,000। ये 3 डिफरेंट डेट्स पर हमने शेयर्स को इशू किया है। तो बताइए अगर मान के चलिए हमारा अर्निंग क्वेश्चन में हमको गिवन हो, अर्निंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेट से हमने जो साल भर में प्रॉफिट कमाया है वो 15 लाख का कमाया है। तो क्या जब ये शेयर्स अलग अलग डेट पर आउटस्टैंडिंग हैं, ये भाई साहब तो शुरू दिन से ही आउटस्टैंडिंग थे, मतलब शुरू दिन से ही हमने साल के बिगिनिंग में ये शेयर्स थे हमारे पास। उसके बाद हमने नए शेयर 31 जुलाई को इशू किए, उसके बाद और नए शेयर हमने कब इशू किए, 31 अक्टूबर को किए। तो तीनों को एक जैसा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये सबसे पहले आए थे तो इनका हक इस प्रॉफिट पे ज्यादा होगा। इन शेयर ने साल भर में, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं। तो जिन ऑनर ने पहला पैसा लगाया उनको इस 15 लाख में कितना हिस्सा मिलना चाहिए। ये भाई साहब तो 31 जुलाई को आए। नए ऑनर कंपनी के जो 1,20,000 शेयर होल्डर है वो 31 जुलाई को आए, 31 अक्टूबर को 50,000 शेयर और आए। तो सबको एक जैसे वेट नहीं दिया जा सकता, सबको पूरा वेट नहीं दिया जा सकता, इसलिए हमने टाइम का वेट देकर वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। बड़े ध्यान से समझना, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनसे मैं लाइव अभी ये क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग डेट देखना है कि ओपनिंग डेट थी हमारी जनवरी,
और हमारे शेयर थे 50,000। आप मुझे बताइए नए शेयर कब इश्यू किए गए, कौन सी डेट को इश्यू किए गए? 31 जुलाई को। कितने महीने एज इट इज रहे हैं शेयर? 7 मंथ। तो यहां पे लिख देना 7, यहां लिख दिया हमने, मंथ का कॉलम बना लिया हमने ये। तो सर 7 मंथ मतलब 31 जुलाई को नए शेयर मिलाकर कितने हो गए टोटल? 1/20 इशू कर दिए तो नए और कितने हो गए टोटल मिलाकर? तो सर 50 पहले थे, नए कितने इशू किए? 120। देखो बिल्कुल स्लो चल रहा हूं मैं, ताकि आप लोग एग्जाम घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। 170 हो गए सर। अगला चेंज कब आया है? अगला चेंज अक्टूबर। तो कितने महीने एज इट इज रहे? अगस्त, जुलाई तो खत्म हो गया था सर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने। तो यहां पे 3 क्या कर देना, यहां पे लिख देना। और जब ऐसे 31 अक्टूबर को हम पहुंच जाएं, 31 अक्टूबर को हम पहुंच गए तो फिर से 170 में 50 और जोड़ देंगे। ये जो पीछे जोड़ा है ना उसी में एक 170 प्लस 50,000 220। अब सर नया चेंज कुछ नहीं आया तो हमने क्या करना है, यहां डेट से ईयर क्लोजिंग डेट, तो ईयर हमारा 31 दिसंबर को क्लोज होता है। तो सर अक्टूबर महीना तो वैसे ही खत्म हो गया, तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ। और एंड में कैलकुलेशन गलत नहीं है, इसलिए चेक कर लो साल में 12 महीने होते हैं, ये टोटल 12 है कि नहीं? तो हाँ सर टोटल तो हमारा 12 आ गया। अब क्या करना है, ये प्रोडक्ट की जो मंथ है ना इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सर 50,000 इंटू 7 किया, यहां फिर हमने 1,70,000 इंटू 3 किया, फिर यहां हमने 2,20,000 इंटू 2 किया, और उठा के सबको प्लस कर देना। आप लोग घर पे ऐसे एक्सेल पे प्रैक्टिस करना है, एग्जाम कंप्यूटर पे है और कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम नहीं है, आपको ऐसे एक्सेल पे बना के देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि प्रोडक्ट मेथड आप लिखो, एक्सेल पे पूरा करो। उसके बाद आपने लगा दिया टोटल। अब इस टोटल को 1/12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो सर 13 लाख डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 1,08,333, 1,08,333 आउटस्टैंडिंग। सर ये 1/12 इसलिए किया क्योंकि ये 7 मंथ था, तो 7/12 करते, इधर 3/12 करते, इधर 2/12 करते। हमने तो क्या किया, एंड में इकट्ठा क्या कर दिया है, ये 112 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गए हमारे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। अब सर क्या करना है, जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल थी ना उससे इसको डिवाइड कर देना है। तो सर अर्निंग हमने लिखी थी क्वेश्चन में 15 लाख, तो बस इस 15 लाख को आप क्या करो, डिवाइड कर दो 108 डबल, तो ये जो आपका आ गया 13.84 रुपीस। दिस इज कॉल्ड बेसिक अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर हम 13 रुपए कमा रहे हैं। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला और बना ले सर हम यहां पर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई अगर ईपीएस करें तो टोटल अर्निंग आ जाएगी हमारी। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल अर्निंग निकालने का पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दे दिया जाए, ईपीएस दे दिया जाए, तो सर 108 मल्टीप्लाई 13.84, ये मल्टीप्लाई जो हमारी अर्निंग 15 लाख के आसपास आई थी ना, वो यही है। ये राउंड फिगर में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 13.84 समथिंग ले लिया। मैं पूरा ले लेता हूँ तो ये पूरा आ जाएगा, ये 15 लाख के आसपास आ गया। तो इस तरीके से बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में सर हमने अर्निंग एट्रीब्यूटेबल को समझा और किस तरीके से टाइम का वेट हम लोग देते हैं उसको भी हमने यहां पर समझा। अब हम बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट में क्वेश्चन देता हूं, आप करके दिखाएंगे, लाइव बैच है, ताकि मैं देख सकूं आप कितना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1 जनवरी को मैंने, अब 1 जनवरी की जगह मैंने 1 मार्च ले लिया, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर, तो क्वेश्चन में आपको ईयर बड़े ध्यान से देखना है। मैंने यहां पे फाइनेंशियल ईयर लिया है, 1/4 को मेरे 25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग थे, 30 जून 2021 को मैंने फिर 25,000 इशू कर दिए,
फिर मैंने 31 अक्टूबर को इशू किए 50,000, और फिर मैंने 31 दिसंबर को भी किए। ईयर मैंने अपना जानबूझकर फाइनेंशियल लिया, इस बात की गलती आप लोग मत कर देना। मुझे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करके दिखाना है आपने 2 मिनट के अंदर। मैं इसको जब तक पॉज कर रहा हूँ लोगों में से, चलिए चेक करते हैं कितना है। तो हमने बोला 25,000 पहले थे, पहला चेंज जून में आ रहा था, तो अप्रैल मई जून 3 महीने लिख दीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड। तो पहला चेंज हमने अप्रैल में इशू किए थे, तो अप्रैल से जून में चेंज आया सर, अप्रैल मई जून 3 महीने, यहाँ 3 महीने लिख दिया। यहाँ पर सर शेयर कितने हो गए, 3 मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे तो 25,000 ही थे वो, यहाँ पे 25 और इशू कर दिए तो 50,000 हो गए। और जून से अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने, 4 महीने यहाँ लिख दिए। अक्टूबर में कितने हो गए, ये 50 और जुड़ गए तो ये होगा 1 लाख। अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 2 महीने, सर दिसंबर में कितने हो गए, ये 1,60,000। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, सबका टोटल लगा के देखो कहीं टोटल में गलती तो नहीं कर रहे हैं, 12 होना चाहिए, 12 है सर। तो 25,000 इंटू 3 75,000, 2 लाख, इधर भी 2 लाख, और 16 3 48 4,80,000। तो ये सबका लगा दिया हमने टोटल, ये हो गया 9,55,000 डिवाइडेड बाई 12। तो आप लोगों ने जिनने कैलकुलेट किया गलत किया है, 79,583 आ रहा है। मैंने टोटल चेक कर लूँ, मेरा सही है ना, 75, 2 लाख, और ये हो गया 2 लाख, और 60 हमने जोड़ दिया ना, 25 में 25 जोड़े 50, 50 में 50 जोड़े 1 लाख, और 1,60,000, 16 3 48, 1 दूनी 5 चौको 20, और 25 या 75, ठीक है। तो 79,583 क्या आएगा हमारा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ये बेसिक लेवल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसमें हम दूसरी स्टेप, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल जो हम जा रहे हैं, सो नेक्स्ट लेवल में अब जो कैलकुलेट हम करने वाले हैं, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, बायबैक। सो बायबैक का मतलब होता है कि व्हेन यू आर, आप क्या कर रहे हैं, री एक्वायर कर रहे हैं, अपने शेयर्स को क्या कर रहे हैं, री एक्वायर कर रहे हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान के चलिए यही क्वेश्चन था, मैं इसमें एक और स्टेप डाल दे रहा हूं। मैंने 31 दिसंबर को कुछ शेयर को री एक्वायर कर लिया, बायबैक, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ये क्या है, बायबैक का मतलब होता है कि आपने अपने ही शेयर को क्या कर लिया है, खरीद लिया है। मान के चलिए आपने 40,000 शेयर को बायबैक कर लिया। मैं यहां बायबैक को थोड़ा सा रेड कर दें, जस्ट गिव मी। सो बायबैक का मतलब होता है कि जब हम अपने ही शेयर को क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो हम शुरू से चलें, शुरू से स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे शेयर कितने थे, 1/4 को 25,000 शेयर थे। तो सर एज इट इज कितने महीने रहे, जल्दी बोलिए आप लोग, कितने रहे। पहला चेंज कब आ रहा है, 3 महीने के बाद चेंज आ रहा है ना, 3 महीने के बाद आ रहा है ना। यहां 3 मंथ लिख दिया हमने, 3 मंथ लिख दिया सर। तो शुरू में तो 25 थे, उसके बाद कितने हो गए, ये 25 और 25 मिलके 50। अगला चेंज कितने महीने बाद है, 4 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने।
सर यहां पर ये कितने हो गए, सॉरी ये 50 करूं ना मैं, ये 50 और 50 जोड़ के 1 लाख हो गए। अगला चेंज कब है? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद कैसे? 31 अक्टूबर के बाद दिसंबर कब आता है? हाउ मेनी मंथ्स? 31 अक्टूबर से दिसंबर 2 महीने हुए ना, 2 महीने। 31 अक्टूबर तो खत्म हो चुका है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने। 3 महीने कैसे? जुलाई अरे नहीं नहीं, ये यहां से देखो ना, यहां से ये यहां से देखो, यहां से कौन सी डेट है? ये कौन सी डेट? 31/10। तो 31/10 से 31 दिसंबर कितने कितने डिफरेंस होता है? अच्छा 2 महीने है ना, 2 महीने। सो 2 महीने हो गया है ना। अब यहां पर हमने 31 दिसंबर को बायबैक कर लिया, मतलब हमने हमारे ही शेयर क्या कर लिए, खरीद लिए। तो इससे हमारे शेयर बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? कम हो गया। तो कितने हो गए ये? 60,000। अब ईयर कहां पर एंड होता है हमारा? 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च, कितने महीने बचे? 3 महीने। तो इसको हमने यहां पे क्या लगा दिया? टोटल लगा दिया। ये 12 हो गया सर, इसको टोटल लगाएं तो ये हो गया 75,000, ये हो गया सर 2 लाख, ये भी हो गया 2 लाख, और ये 180। तो सबको हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। 6,65,000। उसके बाद हमने इसको 12 से डिवाइड। तो इस तरीके से आपने क्या कर रहे हैं, बायबैक के केस में कैलकुलेट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत इसमें कि समझने में? नहीं। तो पहले क्यों गलत हो गया था अपना? मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। ये था हमारा बायबैक के केस में। बायबैक का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने ही शेयर को वापस से खरीद ले रहे हैं। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है, तो अब हम तीसरा लेवल जा रहे हैं। लेवल नाम दिए मैंने इसके, लेवल 3, बोनस शेयर। सो बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब आप अपने शेयर्स जो हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विदाउट फर्दर अमाउंट रिसीव किए इशू कर रहे हैं, मतलब उनसे कोई अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर रहे हैं, उसको इशू कर रहे हैं। एक सो हम बात कर रहे हैं कि बोनस शेयर का मतलब होता है कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का में क्या करेंगे, हम लोग टाइम का वेट नहीं देते। टाइम वेट शुड नॉट बी गिवन। आपको टाइम का वेट यहां पर नहीं देना है। सो सर टाइम का वेट नहीं देना है, इसका मतलब आप उसको बिगिनिंग डेट से ही क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग मानेंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। मान के चलिए 1/4/2021 के आपके पास 25,000 शेयर थे और आपने 30 जून 2021 को 50,000 शेयर और इशू कर दिए। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप अगर कैलकुलेट करते तो मुझे बताइए वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर कितना कैलकुलेट करते। मैंने आपको मौका दिया एक, का वेट नहीं देना है हमें। तो हमने क्या करना, भले ही इसको 30 जून से माना, लेकिन हम क्या मानेंगे कि बिगिनिंग डेट से ही आउटस्टैंडिंग है। तो जो हम शेयर लेंगे वो लेंगे 25,000 प्लस
50,000, डे 1 से ही 50 ले लेंगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने निकल आएंगे हमारे 75। देखो भले ही इसको हमने 30 जून को इशू किया, तो 30 जून को इशू करने के बावजूद भी मैंने डेट कौन सी ली है, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग की डेट को ही यहां पर क्या किया है, कंसीडर किया। तो आपको एक बात यह ध्यान रखना है कि बोनस शेयर का कैलकुलेट करते समय बिगिनिंग पीरियड से ही हम क्या करते हैं, शेयर्स को आउटस्टैंडिंग मानते हैं। इसमें हमने टाइम का वेट नहीं देना है। अब इसमें एक और लेवल हम समझते हैं, यह बात समझ में आ गई बोनस शेयर की नहीं आई? क्लियर है सभी को? अगर क्वेश्चन में बोनस शेयर्स दिया है तो उसको ओपनिंग शेयर्स के साथ ऐड कर दो। यस, ओपनिंग से ही उसको ऐड करके क्या करना है। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, एक और व्हाट इफ नया एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, ये एग्जांपल और भी अच्छा है। मान के चलिए ओपनिंग शेयर हमारे थे 2021 में 25,000 शेयर्स थे और हमने क्या किया, 30 जून को नए शेयर इशू किए, न्यू इशू, ये बोनस नहीं है, 25,000 और इशू किए। और मान के चलिए 30 सितंबर को हमने बोनस दिया, और बोनस दिया हमने 1:1। 1:1 का मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो हम आपको एक शेयर बोनस के रूप में क्या कर रहे हैं, और दे रहे हैं। सो अब हम समझते हैं कि सर बोनस शेयर हम और दे रहे हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर बताइए शुरू में कितने शेयर थे हमारे पास। हम जनवरी वाला एग्जांपल ले रहे हैं, कैलेंडर ईयर है, तो हमारे पास 25,000 शेयर थे और हमने बोनस 30 सितंबर को दिया, मतलब जिसके पास एक थे उसको एक दिए। तो इसमें भी हमने क्या करा, 25,000 और जोड़ देंगे क्योंकि इस 25 के ऊपर 25 बोनस मिल जाएगा। तो ये कितने हो गए, 25 + 25 = 50 हो गए। बताइए अगला चेंज कब आ रहा है, चेंज कब आ रहा है? 6 महीने के बाद। तो यहां पे लिख लिया हमने 6 मंथ। 30 जून को कितने शेयर इशू किए हैं? 25। तो सर 50 पहले से था और उस 50 के अंदर हमने 25 ये इशू किया, लेकिन इस 25 के ऊपर भी तो बोनस देंगे। तो बोनस कितना आएगा इसके ऊपर पे, इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, 25,000 का क्या आ जाएगा, बोनस आ जाएगा। तो 25 + 50 + 50 = कितना हो गया, 1 लाख। और अगला चेंज कब है, अगला चेंज नो चेंज नहीं, तो यहां पर कितना महीना, सीधे सर जून से दिसंबर तक 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए। तो सर फिर से समझें, अगर हम देखें तो सर पहले 50 थे, ये वाले जो ओपनिंग, इसमें हमने 25 और इशू किए ना न्यू, पर इस 25 के ऊपर भी हमको क्या मिला होगा, बोनस मिला होगा। तो ऐसे मिला के ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया आपका 3 लाख और इसके बाद ये हो गया आपका 6 लाख। ये टोटल मिला के कितना हो गया, 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम लोग, 9 लाख डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपके 75,000। चलिए मैं आप लोगों को भी क्वेश्चन देता हूं और आप लोग उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि बोनस शेयर का इंपैक्ट आप किस तरीके से देते हैं। सो मेरे इस एग्जांपल में जो डेट ले रहा हूं मैं वो 1 जनवरी ले रहा हूं। ओपनिंग शेयर मेरे 75 थे। 30 सितंबर 2021 को मैंने 75 और न्यू इशू किए। देखो मैं यहाँ पे न्यू स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, बोनस नहीं मेंशन कर रहा हूँ। और मान के चलिए 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ 31 अक्टूबर, ताकि 31 अक्टूबर 2021 को मैं 1:1 का क्या कर रहा हूँ और बोनस शेयर दे रहा हूँ, 1:1 का बोनस दे रहा हूँ। तो बताइए किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है। चलिए, सो 2,25,000 आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। सो चेक करते हैं सर, ओपनिंग 75 थे तो 75 में 1:1 हो गया, 75 + 75 कितना हो गया, 1 लाख का हो गया सर, 1,50,000 का हो गया ना 70। और पहला चेंज कब आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, मतलब कितने महीने, 9 मंथ्स।
सो सर यहां पर हमने 9 मंथ ले लिया है। अब 9 मंथ के बाद ध्यान से देखिए 30 सितंबर को मैं बड़ा लिख रहा हूं, 1.5 लाख तो पहले से था, ये 75 और इशू किया तो ये वाला 75 प्लस किया, प्लस इस 75 को किया, अक्टूबर में बोनस दे रहे हैं तो इसको भी मिलेगा, तो यहां पे हो गए 75,000, तो ये कितने हो गए 3 लाख हो गए सर मंथ। तो ये सितंबर से मंथ कितने हो गए, सीधे 3 बचेंगे सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल 12 होना चाहिए। तो 1.5 लाख इंटू 9 कितना होता है, ये हो गया 13,50,000 और 3 लाख इंटू 3 हो गया 9 लाख। तो सर टोटल हमारा हो गया 22,50,000, तो 22,50,000 मल्टीप्लाई 1/12 कर दो, तो 1,87,500। कहां गलती कर रहे हो आप लोग? आंसर आपका गलत आया है। मिस्टेक कहां हो रही है, क्यों हरीश? कहां पर मिस्टेक है? मैंने 1,50,000 का और 1,50,000 जोड़ दिया। हमने भी तो वही किया है। सॉरी एक सेकंड, मैंने एक सेकंड में देख लूं। हाँ मैंने ये 150 किया ना, ये वाला, ये 150 तो लोग ही लेगो, 75 और 75 के ऊपर भी तो बोनस मिलेगा, तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना आपको। तो इस तरीके से आपको बोनस शेयर का क्या देना पड़ेगा, इंपैक्ट देना पड़ेगा। तो अभी हमने बोनस शेयर का इंपैक्ट पढ़ा, अभी हमने बायबैक का इंपैक्ट पढ़ा, हमने नॉर्मल वाले पढ़े, उसके बाद हमने अर्निंग एट्रीब्यूटेबल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलकर बनेगा। अब हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना। सर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर को समझते हैं क्या होता है। जब शेयर की फेस वैल्यू सेम नहीं होती है, अलग अलग फेस वैल्यू होती है, तो क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, उसको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मान के चलिए आपके पास कैलेंडर ईयर था, जनवरी 1, 2021 के आपके पास 50,000 शेयर्स थे, और 50,000 शेयर्स के बाद आपने 31 मार्च को नए शेयर और इशू किए, वो भी 50,000 के हैं, लेकिन दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है। सर इसकी फेस वैल्यू 10 थी और इसकी फेस वैल्यू 5 थी, तो देखो दोनों को फिर एक जैसा वेट नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों की फेस वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर में बदलना पड़ेगा। सर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर में किस तरीके से बदलते हैं, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले सर ये 50,000 जो 5 रुपए के हैं, तो इसका मतलब 50,000 शेयर हमने 5 रुपए में इशू किए, तो हमें कितना पैसा मिला होगा सर, 2.5 लाख रुपए हमें मिला है। सर 50,000 शेयर थे, एक 5 रुपए का है, तो इसका मतलब 2,50,000 हमने रिसीव किया है। तो सर जो 2,50,000 हमने रिसीव किया है, अगर इसके लिए हम 10 रुपए वाले ही शेयर इशू करते तो कितने शेयर इशू करने पड़ते, हमने तो 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हमें कितने शेयर इशू करने पड़ते, 25,000। तो इस 50,000 की जगह हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर 25,000। तो मैंने इस 50,000 की जगह अब क्या लिख लिया, इसको इक्विवेलेंट, बस। बाकी सारी तो अब ये 50 को मैं हटा के क्या कर दे रहा हूं, इसको मैं हटा के जगह यहां पे क्या लिख ले रहा हूं, 25,000। समझ में आया ये बात? तो सर 50,000 शेयर जो हमने 5 रुपए के लिए इशू किए थे, उसके लिए हमें 2.5 लाख रुपए मिला। अगर इस 2.5 लाख के लिए हम शेयर इशू करते 10 रुपए में, तो हमें कितने शेयर इशू करने पड़ते, 25,000 शेयर। तो अब हम निकाल लेंगे
तो सर शुरू में हमारे पास वही टाइम का वेट, शुरू में हमारे पास शेयर 50,000 थे, कितने महीने एज इट इज रहे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और सर 31 मार्च को वो शेयर कितने हो गए। तो अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, तो 50 ना लेके उसको हम सीधे 75,000 हो गए अगले, और कब तक एज इट इज रहे बताइए, कितने महीने लूं मैं यहां पर, 7, क्यों 7 मंथ लें, क्योंकि 31/3 के बाद कोई चेंज नहीं। 31, तो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 7 मंथ होते हैं। गिनो मंथ कितने होते हैं, 9 मंथ। मैंने आपको समझाया टोटल 12 टैली होना चाहिए, तो ये हो गया 50 इंटू 3 1.5 लाख और 75,000 इंटू 9 6,75,000 इनका लगा दिया टोटल। बस इसको क्या कर दो, तो 68,750 हमारी क्या आ जाएंगे, वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ये चौथा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। मान के चलिए 1 जनवरी 2021 को हमारे पास 75,000 शेयर थे और वो 20 रुपए का एक था, और 31 मैंने सिर्फ फेस वैल्यू चेंज की है, 31 मार्च को फिर से हमने 75 इशू किए और उसकी फेस वैल्यू थी 10, ये फेस वैल्यू है। बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर लेना चाहिए मुझे, कैलकुलेट कीजिए अपने लेवल पर। $37,500 टोटल। चलिए चेक करते हैं। तो ये तो सर 20 था, तो ये तो 75,000 का ही रहेगा। अब हम इसके लिए अगर कैलकुलेट करें तो 75,000 इंटू, अब सर ये 10 रुपए के इशू किए हैं तो हमारे पास कितना आया, 7.5 लाख। इस 7.5 लाख के लिए अगर हम 20 रुपए पे इशू करते, सबको एक जैसे इक्विवेलेंट लेकर आना है ना, तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 37,500 यहां पर। तो अब 75, तो यहां पर हमने इसको क्या रिप्लेस कर देना है 37,500 से। तो सर 75,000 एज इट इज कितने महीने रहा, 3 मंथ, और उसके बाद 37,500 और इशू कर दिए, तो 75,000 प्लस 37,500 कितने हो गए, वो कितने महीने रहे, 9 मंथ। तो मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 3, ये हो गया 225 और ये हो गया 9 के हिसाब से। तो इसको हमने जोड़ा 12,37,500 और इसको 1/12 से क्या किया है, तो ये हमारे आएंगे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। सर क्या किया फिर से बेटा, 75,000 तो एज इट इज रहने दिया। अब इसकी वैल्यू 10 है तो इसको इसके इक्विवेलेंट लाना है 20 के। तो हमने क्या किया, 75,000 इंटू 10 किया, तो ये आ गया 7,50,000, उसको 20 से डिवाइड कर दिया क्योंकि सबको एक दूसरे के इक्विवेलेंट लेकर आना है। तो ये कितना हो गया 37,500। तो सर 75,000 तो एज इट इज 3 महीने रहे, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, और 37 और फिर हमने नए जोड़ दिए, तो ये कितने हो गए 1,12,500 एज इट इज कितने महीने रहे, 9 महीने। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब आप